अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो है 16 टू 31 स्पेलिंग रूल के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1 से लेकर 15 स्पेलिंग के जो स्पेलिंग रूल जो थे उनके बारे में, और आज की वीडियो में हम 16 स्पेलिंग रूल से लेकर 31 स्पेलिंग रूल तक सीखेंगे। इसमें जितने भी स्पेलिंग रूल है वो सारे कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम सीखेंगे 16। पहला हमारा जो स्पेलिंग रूल है वो है 16 स्पेलिंग रूल के हवाले से। सो अंडर दिस लॉ, इफ़ ए वर्ड इज़ प्रिसीडेड बाय पी बिफोर एन देन द साउंड ऑफ पी डज नॉट रिमेन, और इफ़ एम प्रिसीड्स एन देन द साउंड ऑफ एम विल नॉट रिमेन। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें पी जो है वो एन से पहले आ जाता है, या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एम एन से पहले आ जाता है। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशंस में पी, अगर पी पहले हो एन से तो पी की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है, और अगर एम पहले हो एन से तो एम की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास निमोनिया। तो हम देख सकते हैं कि एन से पहले पी आ गया तो हमने इसको साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास न्यूमेटोलिसिस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एन से पहले पी आ गया तो यहाँ पर भी हमने पी को साइलेंट कर दिया है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी न्यूमेटोलिसिस। उसके बाद है थर्ड एग्जांपल निमोनिक, और फोर्थ एग्जांपल है नेमोसेन या निमोसाइन, निमोसिन या निमोसाइन। तो इन दोनों एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं कि एन से पहले एम आ गया तो यहाँ पर हमने एम को साइलेंट कर दिया। मीन्स कि अगर एन से पहले पी आए तो भी हम पी को साइलेंट करेंगे, और अगर एन से पहले एम आ जाए तो हम एम को साइलेंट कर देंगे। होपफुली 16th स्पेलिंग रूल आपको समझ आया होगा। उसके बाद है 17th स्पेलिंग रूल। सो in this spelling rule, if in a word has alphabet U before I and after I followed by T, then the sound of I does not remain. Means के ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें I से पहले U होता है और उसके बाद जो है T आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे वर्ड्स में हम I को नहीं पढ़ते, I की आवाज़ नहीं रहती। So let's understand this spelling rule with the help of example. पहली एग्जांपल है हमारे पास शूट या सूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई से पहले यू आ गया, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, यू पहले हो और उसके बाद टी आ जाए तो हमें आई की आवाज़ नहीं पढ़नी होती, आई को नहीं पढ़ना होता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आई को नहीं पढ़ा जा रहा। सेकंड एग्जांपल है सूटेबल, शूटेबल या सूटेबल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आई से पहले यू आ रहा है, उसके बाद टी आया है, तो आई को हमने नहीं पढ़ा। थर्ड एग्जांपल है शूटर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आई से पहले यू आया, उसके बाद टी आया। फोर्थ एग्जांपल है फ्रूट। यहाँ पर भी आई से पहले यू है एंड उसके बाद टी है, तो आई को हमें पता ही नहीं लग रहा कि आई की आवाज़ है भी या नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे वर्ड्स में मतलब हम आई को नहीं पढ़ रहे होते। फिफ्थ एग्जांपल है सर्कट, सॉरी। एंड सिक्स्थ एग्जांपल है ग्रेचुएटी, ग्रेचुटी या ग्रेचुइटी। तो यहाँ पर भी हमने आई को नहीं पढ़ा। उसके बाद है हमारे पास 18th spelling rule. So according to this law, if a word has a vowel before T and then CH after it, then the sound of T does not remain. तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें टी से पहले अल्फ़ाबेट टी होता है। हमारे पास इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है इसमें टी से पहले वॉवेल आ जाए और उसके फ़ौरन बाद सी एच आ जाए, तो यहाँ पर हम टी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास बैच।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टी से पहले ए आया जो कि वॉवल है और उसके बाद सी एच आ गया, तो हमने टी को साइलेंट कर दिया और इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की बैच। सेकंड एग्जांपल है कैच। यहाँ पर भी टी से पहले ए आया जो कि वॉवल है, उसके बाद सी एच आया तो हमने टी को प्रोनाउंस नहीं किया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है स्ट्रेचर। फोर्थ एग्जांपल है ट्विच और फिफ्थ एग्जांपल है स्कॉच और छठी एग्जांपल हमारे पास है बिच। तो इन सभी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि टी से पहले कोई ना कोई वॉवल आ रहा है, कहीं पे आई, कहीं पे ई, कहीं पे ओ और कहीं पे ए। तो उसके बाद सी एच आ रहा है, तो ऐसे वर्ड्स में हम टी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारे पास 19th स्पेलिंग रूल। So according to this law, if T is preceded by S and then L in a word, then the sound of T is silenced. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें टी जो है इससे पहले एस आ जाता है और उसके बाद एल। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम टी की आवाज़ को साइलेंट कर देते हैं। यहाँ ऐसे मतलब वर्ड्स में भी हम टी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कैसल। यहाँ पर टी से पहले एस आया और उसके बाद एल आया तो हमने टी को साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल है नेसल। इसमें भी हम देख सकते हैं कि टी से पहले एस आ रहा है और उसके बाद एल आ रहा है तो हमने टी को साइलेंट कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल है विसल। इसमें भी हम देख सकते हैं कि एस से पहले एस के बाद टी और एल फिर एल आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी टी को साइलेंट किया। फोर्थ एग्जाम्पल है ग्रेसल। फिफ्थ एग्जाम्पल है हसल एंड बसल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टी जो है एस एंड एल के दरमियान आ रहा है, हसल में भी एंड बसल में भी, तो हमने टी को प्रोनाउंस नहीं किया। होपफुली 19th स्पेलिंग रूल आपको समझ आया होगा। देन दिस इज़ द टाइम टू मूव अवर नेक्स्ट स्पेलिंग रूल एंड दिस इज़ अबाउट 20th स्पेलिंग रूल। So under this law, under this spelling rule, if a word has alphabet UE after G, then the sound of UE is muted. तो इसमें क्या है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जी के बाद UE आ जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स में हम UE को साइलेंट कर देते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्पेलिंग रूल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वोग। हम देख सकते हैं कि जी आया और जी के फ़ौरन बाद अल्फ़ाबेट यू एन ई आ गया तो हमने यू एन ई को साइलेंट कर दिया और इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की वोग। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास लीग। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि जी के बाद जी जो है वो फॉलो कर रहा है यू एन ई को, तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे लीग ना कि लीगू। वो गलत हो जाएगी इसकी प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर भी यू एन ई को हम साइलेंट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है टंग एंड फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, चौथी एग्जाम्पल है हमारे पास डायलॉग। यहाँ पर भी बहुत ही कॉमन वर्ड है डायलॉग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग कुछ और है और पढ़ने में हम इसे कुछ और पढ़ रहे हैं। तो जी के बाद यू ई आया तो यहाँ पर भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन डायलॉग करेंगे ना कि डायलॉगू, इस तरह से वो गलत हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल कैटालॉग एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल है मोनोलॉग। तो ये स्पेलिंग रूल भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था एंड अंडरस्टैंडेबल था। उसके बाद है हमारे पास 21st first spelling rule. So let's get started. So under this law, if the word Q is followed by alphabet UE, then the sound of UE does not remain. अब यहाँ पर Q के हवाले से स्पेलिंग रूल है कि अगर अल्फ़ाबेट Q हो और उसके बाद UE आ जाए, Q जो है वो UE को फॉलो कर रहा हो, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें क्यू के बाद यू ई आ जाता है तो उनमें भी हमें यू ई को साइलेंट करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
पहली एग्जांपल है हमारे पास पीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यू के बाद यू ई आया तो हमने यू ई को साइलेंट कर दिया। सेकंड एग्जांपल है मॉस्क, जो ऑल्सो ये शो कर रही है कि क्यू जो है वो यू एन ई को फॉलो कर रहा है, तो हमने साइलेंट कर दिया इसको, यू ई को। थर्ड एग्जांपल है यूनिक। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है कम्युनिक। फिफ्थ एग्जांपल है एंटिक। तो इन सभी एग्जांपल से हमें ये साफ शो हो रहा है कि क्यू जो है वो यू और ई को फॉलो करता है मोस्टली। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स में हम यू ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। उसके बाद है बाइस वाई स्पेलिंग रूल। सो लेट्स अंडरस्टैंड। In this spelling rule, if W precedes R in a word, then the sound of W does not remain. तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आर से पहले डब्ल्यू आ रहा होता है, अल्फ़ाबेट आर से पहले डब्ल्यू आ रहा होता है, तो ऐसे वर्ड्स में हम डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. So we have first example of rap. Here we can find that R is precedes W. So here we will pronounce these types of words like rap. तो इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे रैप के साथ, क्योंकि ये R इसमें जो है वो W के बाद यूज़ हुआ है। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है रेथ, जिसमें ऑल्सो हम देख सकते हैं कि आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है, तो हमने डब्ल्यू को नहीं पढ़ा। थर्ड एग्जांपल है रेंजल या रेंगल। यस, दिस इज़ रेंगल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आर से पहले डब्ल्यू आया, तो इसको हमने प्रोनाउंस नहीं किया। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है रिक, फिर फिफ्थ एग्जांपल है रॉन्ग एंड सिक्स्थ एग्जांपल है रिंकल। तो हम इन सभी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि W आ रहा है और W के बाद R आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स में हम जस्ट R को प्रोनाउंस कर रहे हैं, R की आवाज़ को सुन पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, और W को साइलेंट कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास 23rd स्पेलिंग रूल। So according to this law, if A is followed by alphabet U or W in a word, then the sound of A will be A. तो यहाँ पर हाँ सिंपल वर्ड है, इसमें क्या है कि हमें उर्दू का जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब ए जो है वो अल्फ़ाबेट यू को या फिर डब्ल्यू को फॉलो करे, तो ऐसे वर्ड्स में हम ए की आवाज़ जो है ना वो अलिमद्दा के साथ प्रोनाउंस करेंगे। ए की आवाज़ को अलिमद्दा से बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बाद यू आ गया, तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की ऑक्शन, यानी कि अलिमद्दा की आवाज़ आई। यहाँ से ए जो है वो यहाँ पर हमें अलिमद्दा की आवाज़ देगा। सेकंड एग्जाम्पल है ऑथर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए जो है वो यू को फॉलो कर रहा है, तो हमने ए की आवाज़ को अलिमद्दा के साथ पुकारना है और इसे हम बोलेंगे ऑथर। थर्ड एग्जाम्पल है लॉन्च। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए के बाद जो है वो यू आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने की लॉन्च। फोर्थ एग्जाम्पल है पॉन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए के बाद डब्ल्यू आ गया, जो कि हमने इस स्पेलिंग रूल के डेफिनेशन में देखा था कि अगर ए के बाद डब्ल्यू आ जाए तो भी हम ए की आवाज़ को अलिमद्दा के साथ पुकारेंगे। उसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल हॉक। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है। एंड सिक्स एंड लास्ट वन एग्जाम्पल जो है वो है ड्राइंग। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए के बाद डब्ल्यू आया, तो वहाँ पर हमने डब्ल्यू को नहीं पढ़ा। तो होपफुली इस 23rd स्पेलिंग जो रूल जो है हमारा, ये आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्पेलिंग रूल की तरफ, जो कि 24th स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल, इफ़ इन ए वर्ड सी फॉलोड बाय
IA, IE or OIO, then the sound of C will be derived from Sheen. सो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सी जो है वो या तो आई और ए को फॉलो करती है, या फिर आई एंड ई को फॉलो करती है, या फिर इसके साथ आई और ओ को फॉलो करती है। तो इन सारी कंडीशंस में हम सी की आवाज़ जो है वो शीन से प्रोनाउंस करते हैं। सी की आवाज़ शीन में तब्दील हो जाती है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास स्पेशल, सेकंड एग्जाम्पल है ऑफिशियल एंड थर्ड एग्जाम्पल है फिजिशियन। तो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि सी जो है वो आई एंड ए को फॉलो कर रहा है इन तीनों एग्जाम्पल्स में। तो हमने इसकी प्रोनंसिएशन कैसे की, सी को शीन से पढ़ा और हमने इनकी प्रोनंसिएशन की स्पेशल, ऑफिशियल एंड फिजिशियन। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है ग्लेशियर, फिफ्थ एग्जाम्पल है एंशंट, सिक्स्थ एग्जाम्पल है सफिशेंट। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि सी जो है उसके बाद आई एन ई आया, सी जो है आई एन ई को फॉलो कर रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर सी जो है वो ऑल्सो शीन की आवाज़ दे रहा है, लाइक ग्लेशियर, एंशंट एंड सफिशेंट। उसके बाद सेवन्थ एग्जाम्पल है कॉशन, सस्पिशन एंड प्रेशस। तो इन एग्जाम्पल्स में ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं इनमें साफ दिखाया गया है कि सी जो है उसके बाद आई एन ओ आ रहा है तीनों एग्जाम्पल्स में। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सेंटेंस वर्ड्स में हम देख सकते हैं कि जब सी आई और ओ को फॉलो करे तो तब भी हम सी को शीन की आवाज़ दे देते हैं। होपफुली 24th एग्जाम्पल आपको समझ आई होंगी। ये जो स्पेलिंग रूल है ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा अगला जो स्पेलिंग रूल है वो है फिफ्थ स्पेलिंग रूल। सो इन दिस स्पेलिंग रूल, इफ़ ए वर्ड हैज़ डबल सी इन इट, देन द फर्स्ट सी इज़ रीड इन द साउंड ऑफ काफ एंड द सेकेंड सी इज़ रीड विद द साउंड ऑफ शीन। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में जब वर्ड्स में डबल सी आ जाते हैं और डबल सी में से हम फिर क्या करना होता है हमें कि पहली सी जो है उसे हम काफ के साथ प्रोनाउंस करते हैं एंड सेकंड सी को सीन से प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है हमारे पास एक्सीडेंट, दूसरी एग्जांपल है सक्सीड, तीसरी एग्जांपल है एक्सेप्ट। तो यहाँ इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि दो सी आ रहे हैं सभी एग्जांपल्स में, और पहली सी को हमने काफ की आवाज़ दे दी और सेकंड सी को हमने सीन की आवाज़ दे दी। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है वैक्सीनेट, फिफ्थ एग्जांपल है एक्सेंचुएट। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि पहली सी को काफ से पढ़ा, दूसरी सी को सीन से पढ़ा। और इस सीन से पढ़ने की एक और निशानी होती है, जैसे कि हमने पहले स्पेलिंग रूल्स में ये कवर किया था कि सी के आगे जब आई, ई या वाई आ जाए तो हम उसको सीन की आवाज़ दे देते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल, मतलब एक स्पेलिंग रूल है जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है 26th स्पेलिंग रूल। तो इस स्पेलिंग में क्या है, फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ इन ए वर्ड डबल सी फॉलोड बाय LRAUO अल्फ़ाबेट, सो इन दिस कंडीशन सी डबल सी विल गिव द साउंड ऑफ काफ। तो इस स्पेलिंग रूल में सिंपल ये है कि जब सी जो है डबल सी आ जाए उसके बाद LRAU और O आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स में हम सी को, भले डबल सी आ जाए, जैसे कि हमने पिछले में
पिछली जो हमारे स्पेलिंग रूल था उसमें देखा कि अगर डबल सी आ जाए उसके बाद पहली सी को हम काफ की आवाज़ देंगे, सेकंड सी को सी की आवाज़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर LRAUO आ जाए डबल सी के बाद तो हम इन डबल सी को काफ ही की आवाज़ देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अकाउंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि डबल सी आ रहा है लेकिन फिर भी हमने काफ की आवाज़ दी क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है सी के बाद। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है ओकेशन या ओकेजन, दो प्रोनाउंसिएशन होती हैं इसकी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल सी आया उसके बाद ए आ गया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ऑक्यूपाई। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डबल सी जो है वो यू को फॉलो कर रहा है तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की ऑक्यूपाई। फोर्थ एग्जाम्पल है ऑकर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि डबल सी के बाद यू आया। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है अकम्प्लिश एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल है एक्यूरेट। इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी डबल सी आ रहा है और इनमें भी ओ और यू आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी सी को काफ की आवाज़ दी। इसके बाद है 27th स्पेलिंग रूल। सो in this spelling rule, if in a word has two vowels around D, then the sound of D changes into Jim। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स में डी जो है उससे पहले वॉवल आ जाता है और उसके बाद जो है भी वॉवल आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ डी के वॉवल आ जाता है। तो ऐसे वर्ड्स में हम डी को नहीं पढ़ते या उसकी आवाज़ को जीम में तब्दील कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एजुकेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी के दोनों इर्द गिर्द पहले भी डी के ई है यानी कि वॉवल है, उसके बाद यू है जो कि वॉवल है। तो दोनों तरफ जब डी के वॉवल हो तो हम उसकी आवाज़ को जीम में तब्दील कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल है ग्रेजुएशन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डी से पहले ए आ गया जो कि वॉवल है, उसके बाद यू आया जो कि ऑल्सो वॉवल है। तो हमने डी को जीम की आवाज़ दी और इसकी प्रोनाउंसिएशन की ग्रेजुएशन। थर्ड एग्जांपल है ग्रेजुअल। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डी के दोनों तरफ वॉवल आ रहा है। और फोर्थ एग्जांपल है स्केजुअल। यहाँ पर भी हम इसे देख सकते हैं कि डी से पहले ई आया उसके बाद यू आया तो हमने इसको डी को जीम में तब्दील कर दिया। सो होपफुली ये स्पेलिंग रूल भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले स्पेलिंग रूल की तरफ जो कि 28th स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल, इफ़ इन ए वर्ड हैज़ डबल एस और एस precedes vowel and followed by alphabet UE or URE, then the sound of S is changed into sheen। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल एस आ रहा होता है या सिंगल एस आ रहा होता है और एस के बाद एस से पहले जो है वॉवल होता है और उसके फ़ौरन बाद यू ई या फिर URE आ जाता है। एस से पहले वॉवल और उसके बाद यू ई या फिर URE आ जाए, इन दोनों ही कंडीशंस में एस की आवाज़ को चेंज कर दिया जाता है शीन की आवाज़ में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इशू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डबल एस आया उसके बाद आई आया जो कि वॉवल है और उसके बाद यू एंड ई आ गया तो यहाँ पर एस की आवाज़ हमने शीन के साथ पुकारी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है टिशू। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डबल एस आया उसके बाद आई आ गया और उसके फ़ौरन बाद यू और ई आया तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन शीन के साथ की, टिशू। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है प्रेशर। यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल के थ्रू कि डबल एस आया उसके पहले ई है जो कि वॉवल है और उसके फ़ौरन बाद URE आया तो यहाँ पर भी हमने एस की आवाज़ को शीन में तब्दील कर दिया। तो ये स्पेलिंग रूल भी आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम अपने अगले स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं जो कि 29th स्पेलिंग रूल है। So in this spelling rule, if in a word SC, alphabet S and C followed by LYIE, then the sound of S and C comes or becomes seen।
तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें अल्फ़ाबेट एस एंड सी दोनों मौजूद होते हैं और उनके साथ उनके आगे एल या वाई या ई या फिर आई आ जाता है। तो इन जब ये वर्ड आ जाते हैं एस एंड सी के आगे, तो फिर इनकी आवाज़ जो है वो सीन से पुकारी जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास सेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस ई आया और उसके फ़ौरन बाद ई आ गया। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर एस सी के बाद ई आए तब भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सीन से करते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास साइंस। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एस एंड सी जो है उसके बाद आई आया तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की साइंस यानी कि सीन से की। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है साइथ। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एस के बाद सी एन आया और उसके बाद वाई आया, तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन सीन के साथ की। फोर्थ एग्जाम्पल है सीजर्स एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है मसल, सिक्स्थ एग्जाम्पल है कॉर्पसल। तो इन एग्जाम्पल्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल में आई आया एस सी के बाद, तो भी हमने सीन की आवाज़ निकाली। और फिफ्थ एग्जाम्पल है मसल, एस सी के बाद एल आया, जो कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि एल भी अगर आ जाता है तब भी हम सीन की आवाज़ निकालेंगे। उसके बाद आया कॉर्पसल। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एस सी है उसके बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की सीन के साथ। उसके बाद हम अगले स्पेलिंग रूल की तरफ चलते हैं, जो कि 30th स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल, इफ़ इन ए वर्ड एच is added to P, then the sound of PH becomes silent। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि जब S जो है इससे पहले P आ जाता है, यानी कि जब एस में H में P को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर ये दोनों मिलकर एक आवाज़ निकालते हैं जिसको एफ़ कहा जाता है। मतलब एफ़ से निकलती है फिर उसकी आवाज़, या फ़े से निकलती है, हम उर्दू में कहें तो फ़े से निकलती है, इसलिए मैंने फ़े लगाया हुआ है यहाँ पर। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो देख सकते हैं हम इस एग्जाम्पल में कि पी एंड एच दोनों इकट्ठे आए और इनके बाद नो मैटर कुछ भी वर्ड आ जाए, तो यहाँ पर हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की एटमॉस्फेयर। पी एन एच की जो साउंड आया वो फे के साथ आया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है ट्रॉफ़ी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पी एन एच ने दोनों ने मिलकर फे साउंड दिया, फे की आवाज़ निकाली। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है फ़िलॉसफ़ी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि फ़िलॉसफ़ी में हमें दो एग्जांपल्स मिलती हैं कि पहले भी पी एन एच जो है इस वर्ड शुरू हो रहा है वो पी एन एच से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी हमने फे की साउंड दी। और लास्ट में भी पी एन एच आ रहा है, तो वहाँ पर भी हमने फे की साउंड दी, फ़िलॉसफ़ी। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है जियोग्राफ़ी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पी एन एच ने फे की साउंड दी। फिफ्थ एग्जांपल है एलिफेंट। पी एन एच जो है वो एफ़ की आवाज़ दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये पी एंड एच जो है वो साथ में आते हैं, तो सभी जगह पर कहीं भी हों ये दोनों साथ में, वहाँ पर हम फे की आवाज़ निकालते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट एंड आखिरी स्पेलिंग रूल रह गया है जो कि 31st स्पेलिंग रूल है। सो इन दिस स्पेलिंग रूल, इफ़ इन ए वर्ड टी आई फॉलोड बाय ए ई ओ, देन द साउंड ऑफ इट कम्स और बिकम्स शीन। तो इस स्पेलिंग रूल में ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें टी एंड आई आ रहा होता है और उसके बाद फ़ौरन या तो ए आ जाता है या फिर ई आ जाता है या फिर ओ आ जाता है। तो ऐसे सारी वर्ड्स में हम इसकी आवाज़ को शीन में तब्दील कर देते हैं, टी आई की आवाज़ को शीन में तब्दील कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है हमारे पास इनिशियल।
अच्छा, इनिशियल में डबल आई नहीं आता, एक आई आता है, NI। तो ये डबल आई जो है वो टाइपिंग में हो गया शायद। सो अब इसमें हम देख सकते हैं कि TI के बाद A आया, तो यहाँ पर हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की इनिशियल TI की आवाज़ जो है हमने शीन से प्रोनाउंस की। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है एसेंशियल। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि TI जो है वो A को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी हमने इसकी आवाज़ को शीन से प्रोनाउंस करना है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है पेशेंट। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि TI के बाद E आ गया, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर TI के बाद E आ जाए तब भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन शीन से करते हैं। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है रेशो। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि TI के बाद O आया, तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन शीन से करनी है। फिफ्थ एग्जाम्पल है एवोल्यूशन। यहाँ भी हम देखें कि TI के बाद O आ गया, तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन शीन से की। सिक्स्थ एग्जाम्पल है प्रमोशन। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि TI जो है वो कहीं पे O को, कहीं पे A को और कहीं पे E को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सभी सेंटेंस वर्ड्स में हम TI को शीन में तब्दील कर देते हैं। सो होपफुली जितने भी लेक्चर्स थे, आज की वीडियो जो है वो लेक्चर्स के हवाले से थी, तो ये भी लेक्चर्स और इससे पहले भी जितने भी स्पेलिंग रूल्स थे वो आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है इन वीडियोस से रिलेटेड, स्पेलिंग रूल्स से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।